दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 दिसंबर 2021। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीएम ने कहा है कि जनवरी 2022 से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा और मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में बिजली कंपनियां 5 चरणों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम करेगी। आपको बता दो कि पटना सहित कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इस मीटर के लगाने के बाद बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसा जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दो कि बिजली के इस्तेमाल के पहले स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होगा। जब तक रिचार्ज रहेगा बिजली सप्लाई तब तक जारी रहेगी। जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपके घर में बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। यानी कि सेम मोबाइल सिम की तरह, सिम में जब तक पैसा रहता है तब तक आप बात कर पाते हैं, इधर से कॉल कर पाते हैं। जब तक पैसा खत्म हो जाता है तो फिर आप कॉल भी नहीं कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से यानी कि बिजली मीटर में जब तक आपके मीटर में पैसे रहेगा तब तक आप बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। पैसा खत्म, बिजली खत्म। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी योजना में से एक है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। खबर के अनुसार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाली सभी वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके लिए महिलाएं ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकती है। आपको बता दो कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की जिन महिलाओं ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है वे 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार की महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अगर 1 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो वे वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये वेबसाइट है www.fts.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश के सभी सरकारी बैंकों के कर्मी कल से 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। जब बैंक कर्मियों की हड़ताल से बैंक शाखाओं पर ताले लटक गए हैं। देश भर के 9 लाख से अधिक बैंक कर्मियों के हड़ताल पर जाने से आर्थिक व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। हालांकि इस बारे में बैंक संगठनों की सरकार से बात हुई है लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि कल भी हड़ताल था और आज भी हड़ताल है, यानी कि आज 17 दिसंबर को भी हड़ताल जारी रहेगा। बीच में एक दिन शनिवार आता है और फिर रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होने से इस सप्ताह 3 दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को भी भारी बड़ी परेशानी होने वाली है। जब बैंकों की इस हड़ताल में 12 सार्वजनिक बैंक और 2 ग्रामीण बैंक शामिल है। जब बिहार में करीब 50,000 से आसपास बैंक कर्मी है जो अपने बैंक ऑफिस को छोड़कर बाहर आंदोलन कर रहे हैं। जब 2 दिनों की हड़ताल से सिर्फ बिहार में ही 30 से 35,000 करोड़ रुपए के कारोबार प्रभावित होगा। यह हड़ताल में 9 बैंक यूनियन शामिल है। बैंकर्स यूनियन के नेता संजय तिवारी ने कहा है कि बैंकिंग कानून यानी कि संशोधन विधेयक 2021 से बैंकों पर बुरा असर पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बुधवार को बिहार के अररिया में पॉक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां जज राय ने एक दिन में ही गवाह से लेकर आरोप गठित और आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसके बाद बुधवार के दिन को बिहार के कोर्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसले के लिए गिना जाएगा। कोर्ट में कल बुधवार को एक दिन में आरोप गठित की गई। बुधवार को ही 8 गवाह की गवाही हुई। उसके बाद बहस भी पूरी हुई। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया तो फिर इसके बाद कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए सिद्ध हुए युवक राजकुमार यादव को अंतिम सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस तरह कोर्ट में देर सही पर न्याय मिलता है कथन को गलत साबित कर दिया है। जब बुधवार को न्याय भी हुआ और जल्दी न्याय भी हुआ। दरअसल अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के कुंवारी ओपी क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 की शाम 6 बजे एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ 28 वर्षीय राजकुमार यादव ने घिनौना काम किया था। इसी दिन 11:30 बजे रात में महिला थाने में केस दर्ज किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर दिया गया।
दोस्तों बात करते हैं कि भारत के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताया और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की है। एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दोहराया है कि कांग्रेस के बिना भी देश में मजबूत विपक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 के मुकाबले 2022 में ज्यादा वोट हासिल करेगी। समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया कि वे दोबारा भारत के किस नेता के साथ काम करना पसंद करेंगे, इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वे दोबारा काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वैसे तो उनकी बात होती रहती है। समाचार चैनल के साक्षात्कार में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वे किस नेता के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया। हालांकि चैनल की ओर से उन्हें 4 नेता राहुल गांधी, नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और ममता बनर्जी का नाम दिया गया था, जिसमें से उन्होंने अमरिंदर सिंह का नाम लिया। इसके अलावा उनसे जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चला सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा करना चाहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में एक बड़े सुधार को लेकर कदम उठाया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में चुनाव सुधार से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस बिल के अनुसार अब वोटर आईडी कार्ड को उस शख्स के आधार नंबर से जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी कि आपके वोटर आईडी कार्ड को आपके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। हालांकि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का फैसला स्वैच्छिक होगा, यानी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं। जब सरकार ने चुनाव आयोग को सिफारिश के आधार पर ही यह फैसला दिया है। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड से होने वाली धांधली रोकी जा सकती है। आधार कार्ड और फिर वोटर आईडी कार्ड जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को बरकरार रखा जाएगा। सरकार चुनाव आयोग को और ज्यादा अधिकार देने के लिए कदम उठाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर से बिहार में तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को जिस तरीके से स्पेशल स्टेट्स की मांग करते हुए ट्वीट किया था, उसके बाद अब आरजेडी भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ गई है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट में टैग करते हुए बिहार को स्पेशल स्टेट्स दिए जाने की मांग रखी थी और अब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसी मसले पर राज्यसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में इस पर नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग रखी है। मनोज कुमार झा की तरफ से दिए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव में नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। ऐसे में अब यह सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के बहाने आरजेडी और फिर जेडीयू के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी है। क्या नीतीश कुमार वाकई तेजस्वी यादव के साथ स्पेशल स्टेट्स के मसले पर करीब आ सकते हैं? उधर दूसरी ओर बिहार बीजेपी नेताओं की इस पर अलग राय है। यह मंत्री जीवेश मिश्रा और छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की मुखालिफत कर चुके हैं। यह संसद के लोकसभा में रूडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार की मदद कर रही है और ज्यादा करना चाहती है, लेकिन जब राज्य सरकार के पास नीति ही नहीं होगी तो फिर केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी? जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर एनडीए के बीच दरार देखने को मिल रही है। बीते दिनों इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रेणु देवी आमने सामने आ गए हैं। जब नीतीश कुमार ने इशारों में डिप्टी सीएम को ना समझ तक कह दिया था। उन्होंने ये कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम को कुछ भी मालूम नहीं है, वह आएगी तब उन्हें हम बताएंगे कि स्थिति क्या है और विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए कैसे जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। वहीं पीएम मोदी के काशी आगमन से पहले भव्य तैयारियां की गई थी। इस दौरान पीएम मोदी जिस रास्ते लोकार्पण करने के लिए जाने वाले थे, उस दौरान पड़ने वाली सभी इमारतों को एक रंग में रंगा गया। इसमें एक मस्जिद भी शामिल थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मस्जिद को गेरुआ रंग में देखकर भावुक हो गया है। आपको बता दूं कि सामने आए वीडियो में नौशाद आलम नामक शख्स मस्जिद का रंग बदलने को लेकर कह रहा है और कह रहा है कि मैं कोलकाता से आया हूं, विजिटर हूं, यानी कि घूमने के लिए आया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर को एक रंग कर दिया गया है और मस्जिद को ढक दिया गया है, ये क्या है?
मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र में सबका हक बराबर है। एक चीज को ढककर दूसरे को विशाल कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। आपको बता दो कि शख्स अपनी बात कहते कहते रोने लगा। जहां उसने रोते हुए कहा कि विकास की बात छोड़िए, यहाँ लोगों के अधिकारों को दबा दिया गया है। जहां शख्स ने कहा है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, जहां यहाँ पहली बार नमाज अदा किया है, इसे देखकर जो दुख हुआ है, मैंने अपनी 40 साल की जिंदगी में ऐसा दुख कभी नहीं उठाया। दोस्तों, बात करते हैं कि अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज को लेकर आपत्ति जताई थी। उनके इस बयान के बाद अब उन्हें धमकी मिलने लगी है। जब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर को विदेशी नंबर से फोन आया है। हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि फोन करने वाले ने कहा है कि नमाज के साथ साथ अगर ऐसा सवालों को वे उठाएंगे तो उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। जब बीजेपी विधायक को इस नंबर पर, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, इसी नंबर से कॉल आया। विधायक ने कहा कि फोन करने वाले ने कहा है कि नमाज के ऊपर बकवास करना बंद करें। फोन पर मिली इस धमकी को लेकर पटना के सचिवालय थाना को उन्होंने पत्र लिखा है। साथ ही वे FIR भी दर्ज कराने जा रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि हम किसी धमकी भरी कॉल से नहीं डरने वाले हैं। विधायक ने कहा है कि फोन करने वाले ने यह भी कहा है कि अगर वे ऐसे विवादित मुद्दों के साथ एक खास वर्ग पर बोलना बंद नहीं करेंगे, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद नहीं करेंगे, तो वे बोलती उसकी बंद कर देंगे। जी हां, आपको बता दूं कि अपने तीखे बयानों को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल हमेशा से चर्चा में रहते हैं। जी, हाल ही में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा था कि खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए, नहीं तो आज जो अल्पसंख्यक हैं कल बहुसंख्यक हो जाएंगे और बिहार को तालिबान बना देंगे। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग केवल वे लोग नहीं कर रहे हैं जिन्हें शराब पीने की आदत है, बल्कि वे लोग भी इसके समर्थन में बयान दे रहे हैं जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं या फिर रहे हैं। जब वे शराब पीने की लत छोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे कह रहे हैं कि शराब पीजिए, परंतु उसका वक्त और तरीका बदलिए। जी हां, अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब पीजिए, परंतु रात 10 बजे के बाद पीजिए। उन्होंने कहा है कि ये ओपन सीक्रेट है। जो बड़े और धनवान लोग हैं, जो ठेकेदार, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और न्यायपालिका से संबंधित बड़े लोग हैं, वे भी रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, किंतु विश्व उनके संबंध में नहीं जानते हैं, यानी कि दुनिया उसके बारे में नहीं पता है दुनिया को। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैंने गरीबों से कहा है कि आप बड़े लोगों से सीखो, शराब पीकर घूमते हो इसलिए पकड़े जाते हो। जीतन राम मांझी ने सलाह दी है कि सीमित मात्रा में शराब पियो, जैसे बड़े लोग पीते हैं। तुम पीकर चौराहे पर घूमने लगते हो इसलिए पकड़े जाते हो। जब बड़े लोगों से सीखो और पीकर सो जाओ। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आजकल जो 250 ml, 100 ml और 50 ml पीता है, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर वो उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात कहा है कि राकेश टिकैत किसी राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करते, वे हमेशा किसानों की बात करते हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा किसी वादे पर खड़ी नहीं उतरती है, और अगर एक लाइन में कहा जाए तो फिर भाजपा जुमलों की सरकार है। चुनाव में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वह धार्मिक चश्मा पहन लेता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ठोको राज चलाना चाहती है, खुलेआम एनकाउंटर किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक जौनपुर और गोरखपुर की घटना को ले लिया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। या किसी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार शुरू करने के 2 महीने बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते महीने राजधानी जयपुर में AIMIM की राजस्थान इकाई लॉन्च करने की बात कही है। जहां हालांकि ओवैसी ने पार्टी को लॉन्च करने की कोई तारीख या फिर सीटों का कोई आंकलन नहीं बताया है। वहीं दूसरी तरफ अब जयपुर में AIMIM के समर्थक कई इलाकों में पार्टी से जुड़ने वाले लोगों का एक सर्वे कर रहे हैं।
हैं। जहां समर्थकों का कहना है कि राजस्थान के 15 से ज्यादा जिलों में लोगों के बीच एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों की नब्ज टटोली जा रही है। समर्थकों ने बताया है कि AIMIM के चुनाव में उतरने को लेकर हम जनता से कुछ सवाल कर रहे हैं, जिनके जवाबों के आधार पर हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि खुले में नमाज को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सबसे पहले आपत्ति जताई थी। जहां उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की तो फिर नीतीश कुमार ने इसे फालतू का बयान करार दे दिया। लेकिन अब नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने ही खुले में नमाज पर रोक लगाने की जरूरत बताई है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि खुले में नमाज अदा करने का वे पुरजोर विरोध करते हैं। मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि हर धर्म की अपनी सीमा होती है। हिंदू धर्म में हम मंदिरों के अंदर पूजा करते हैं, इसी तरीके से इस्लाम धर्म में नमाज के लिए मस्जिद और ईदगाह की व्यवस्था है। लेकिन खुले में नमाज से आम लोगों को परेशानी होती है, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं दे सकता। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश की सत्ता बाहरी लोगों के हाथों में है। यहाँ के मूल निवासी आज भी अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम सभी हिंदू हैं, लेकिन मनुवादी सिर्फ हम लोगों पर राज करते हैं। जब 85% आबादी हमारी है, इसके बावजूद भी सत्ता में हमारी पैठ बेहद कमजोर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति चाबी है जिससे विकास का ताला खुलता है। दुर्भाग्य से हमारे पास राजनीति रूपी चाबी नहीं है, इसीलिए विकास का ताला बंद है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैंने शुरू से ही दबे कुचलों की आवाज बनकर उनकी बात राजनीतिक गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहाँ आया था। जीतन राम मांझी ने आगे कहा है कि हम जात पात अवर्ण स्वर्ण गिरिजन हरिजन के रूप में बटे हुए हैं। ये बीज कुछ बेईमान लोगों ने बोया है। हमने ये मान लिया है कि हम कमाने मार खाने और फिर दबे रहने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वाकई यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ के हवा और यहाँ की पानी पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में जल्द ही 200 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नए भवन का निर्माण होगा। 496 हेल्थ एंड वेलनेस के नए भवन निर्माणाधीन हैं। अब तक बिहार में 2328 सेंटर क्रियाशील है। जब ये सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बिहार में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3024 हो जाएगी। जब मंगल पांडे ने कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलने से ग्रामीण इलाकों की आबादी को पहले के मुकाबले उपचार में बेहतर सुविधाएं मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर और आसपास के इलाकों में ठंड का असर अब दिखने लगा है। जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के बाद इसका असर कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर के अलावा बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी दिख रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। हालांकि सुबह और शाम कोहरे का असर दिखेगा। पहाड़ की तरफ से आ रही नमी युक्त ठंड हवा से कनकनी बढ़ेगी। यह वही बांका कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा वैज्ञानिक संजय मंडल ने बताया है कि इस समय खेती किसानी के लिए सही है। जब रबी फसल की बुआई का काम अंतिम चरण में है। समय पर बुआई हो जाने से उत्पादन बढ़ता है। जमुई और आसपास के इलाकों में आज के दिन में आशंकित रूप से धुंध रहेंगे। हालांकि ठंड बढ़ेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंगेर में भी आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति 4 किलोमीटर रहेगी। मधेपुरा में गुरुवार को 3 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। सुबह और शाम में कोहरा रहेगा, दिन में धूप रहेगी। इस दौरान तापमान उच्चतम 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। कटिहार में आज अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है। पूर्णिया में अधिकतम 24.4 और न्यूनतम 10.9 डिग्री के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है। सुबह में कुहासा रहेगी तथा दिन साफ रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधान अध्यापकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के बुधवार को बैठक हुई। जब बैठक में जिलों से आई खाली पड़े पदों और फिर उनके रोस्टर तैयार किए जाने आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। उम्मीद है कि जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि 1.5 दशक बाद एक बार फिर से पत्ते की थाली और कटोरी का जमाना लौटेगा। जहां अभी तक बाजार पर 85% प्लास्टिक और थर्माकोल की थाली का कब्जा था। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर रोक के बाद अब लोगों के पास भोज में पत्ते, पेपर और बायोडिग्रेडेबल थाली की विकल्प है। जहां इस क्षेत्र में अब रोजगार बढ़ने की संभावना भी बन गई है। थाली और कटोरी का कारोबार कर रहे पटना के एक विक्रेता कैलाश ने बताया है कि 1.5 दशक पहले पत्ते की थाली और कटोरी की ही ज्यादा बिकती थी, लेकिन कम कीमत के कारण प्लास्टिक और थर्माकोल की थाली बाजार पर हावी हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होती थी, जबकि पत्ते की थाली और कटोरी में छेद निकल जाता था। उन्होंने बताया है कि पत्ते की थाली की कीमत 1.5 से 2 रुपए, कटोरी 70 से 75 पैसे, जबकि थर्माकोल की थाली 1 रुपए और कटोरी 30 से 35 पैसे पड़ता है। इस कारण आधी कीमत में उन्हें ये उपलब्ध हो जाता था। एक और कारोबारी हेमंत कुमार ने बताया है कि पत्ते की थाली उड़ीसा और बंगाल से यहाँ आती है। जहां अब सरकार के नए आदेश के बाद पेपर और बायोडिग्रेडेबल का कारोबार भी बढ़ेगा। जहां अभी तक पत्ते की थाली का अधिक उपयोग श्राद्ध में होता था। उन्होंने बताया कि पेपर की थाली 1 रुपए पीस तो बायोडिग्रेडेबल थाली 3 रुपए पीस मिलता है। जहां इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रजनन दर में लगातार कमी आ रही है। इस समय बिहार के शहरी क्षेत्र में महिलाओं का प्रजनन दर 2.4, वही ग्रामीण इलाकों में 3.1 है। इस आंकड़े को 2.1 पर लाने की कोशिश वर्तमान में बिहार की नीतीश सरकार करने लगी है। इसके लिए नीतीश कुमार खुद भी अक्सर सार्वजनिक मंचों से चर्चा करते आ रहे हैं। जब बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की रिपोर्ट जारी किया गया है। जब बिहार के सीमांचल कहे जाने वाले किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के इलाकों में महिलाओं के प्रजनन दर में ज्यादा सुधार नहीं हो सका है। इसका सबसे बड़ा कारण जागरूकता की कमी और फिर अशिक्षा बताया जा रहा है। यह सरकार विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हर प्रयासों में स्कूल खोलने की योजना बनाई है। यह सरकार का यह मानना है कि शिक्षित महिला का प्रजनन दर में काफी सुधार आया है। इसलिए सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम को और तेज गति करने जा रही है, ताकि प्रजनन दर में सुधार हो सके और बिहार का अपने लक्ष्य 2.3 को जल्द से जल्द पूरा कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि महिलाओं की विवाह की कानूनी आयु पुरुषों की तरह 18 से 21 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधित पेश करेगी। यह मंजूरी दिसंबर 2020 में केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान योजना की घोषणा करने के 1 साल से अधिक समय बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के समान करके यानी कि 18 साल से 21 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन पेश करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम के यूपी अलीगढ़ जिला अध्यक्ष और पार्टी चीफ के करीबी गुफरान नूर का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में वे जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वालों का विरोध करते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे हैं। वीडियो में गुफरान नूर ये भी कह रहे हैं कि यदि हम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग राज कैसे करेंगे। वायरल हो रहे वीडियो में गुफरान नूर कह रहे हैं कि हमारे मुखिया ओवैसी साहब केवल अल्लाह से डरते हैं। जब सपा बसपा कांग्रेस वालों का भाषण शुरू होता है तो फिर ये लोग भाजपा से डरते हैं। इंसानों से पहले तो यही फर्क कर लीजिए, मुस्लिम कौम ईमान से भी नीचे चली गई है और हर तरीके से भी। जब लोगों ने कहा है कि बच्चे पैदा ना करो, 1 बच्चा 2 बच्चा, अरे जब तक बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर राज कैसे करेंगे हिंदुस्तान में। कैसे हमारे ओवैसी साहब पीएम बनेंगे, कैसे हमारे शौकत अली साहब सीएम बनेंगे। वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा है और दलितों को कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा मत करो। मुसलमान को डराया जा रहा है और कह रहा है कि बच्चे पैदा मत करो। क्यों करे बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के विरुद्ध है। हमारी महिलाओं और औरतों को पर्दा करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो फिर आपका जवाब क्या होगा। अगर आप जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य जानकारी रखते हैं तो फिर आपका जवाब होगा वेटिकन सिटी। लेकिन हम आपसे अगर ये कहें कि दुनिया में एक ऐसा छोटा देश है जहां 50 लोग भी नहीं रहते हैं तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये भी सच है। जहां माइक्रो कहे जाने वाले इस देश का नाम है सीलैंड, जहां इंग्लैंड के सफोल्ड समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सीलैंड ये खंडर हो चुके एक समुद्री किले पर स्थित है जिसे ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया था और बाद में खाली कर दिया। हालांकि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है, इसीलिए इसे माइक्रो नेशन कहा जाता है।
यह सीलैंड का क्षेत्रफल 250 मीटर यानी कि 1/4 किलोमीटर ही है। खंडर हो चुके इस किले को रफ फोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सीलैंड पर अलग अलग लोगों का कब्जा रहा है। हालांकि अक्टूबर 2012 में राय बेट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया। उनकी मौत के बाद यहाँ उनके बेटे माइकल का राज है। सीलैंड में आजीविका का कोई साधन नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी महज 27 दर्ज की गई थी, यानी कि 27 लोग ही रहते हैं। इस बेहद छोटे कंट्री में आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। जब पहली बार जब लोगों को इसके बारे में मालूम चला था तो फिर लोगों ने खूब डोनेशन किया और यहाँ के लोगों को खूब मदद मिली। बाद में तो यहाँ विभिन्न देशों से टूरिज्म भी पहुंचने लगे। इस छोटे से देश को लेकर एक वेबसाइट भी बनी हुई है। आप चाहे तो www.sealand.gov.org/ पर जाकर के प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहीं फेसबुक पर भी प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से भी पेज बना हुआ है। जहां वेबसाइट पर भी दी गई जानकारी के अनुसार इस कंट्री के पास अपना राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और अपनी करेंसी तक है। यह देश इतना छोटा है कि इसे गूगल मैप पर सर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीलैंड को अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई है। इस वजह से एक देश के रूप में यहाँ बहुत सारी चीजें लागू नहीं होती है। अगर आप दुनिया का सबसे छोटा देश सर्च करेंगे तो फिर आपको सीलैंड नहीं बल्कि वेटिकन सिटी का नाम दिखाया जाता है। यह वेटिकन हिल पर स्थित देश वेटिकन सिटी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सबसे छोटा देश है। जहां पहले ये इटली के अधीन था, लेकिन 1929 में ये आजाद हो गया। 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला देश की आबादी 800 है। यहाँ इटालियन भाषा बोली जाती है, जबकि करेंसी के तौर पर यूरो चलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी जिले की 34 सड़कों पर एक साथ काम होने लगे तो क्या कहेंगे आप? जाहिर है उस विशेष जिले की जल्द ही सूरत बदलने का दावा करेंगे आप। जब बिहार के भागलपुर जिले में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर 34 सड़कों पर एक साथ काम चल रहा है। भागलपुर जिले की सड़कों को स्मार्टली बनाया जा रहा है। यह खास तौर पर भागलपुर शहर की तो पूरी तरीके से सूरत बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर भागलपुर में मुख्यतः तिलक मांझी, कचहरी, घुरन पीर बाबा और 0 माइल चौक से गुजरने वाली सड़कों पूरी तरीके से स्मार्ट हो जाएंगी। इन स्मार्ट रोड के साथ वेडिंग जोन, फुटपाथ, लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए लगभग 185 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत लगभग 34 सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी सड़कों को दोनों साइड से लगभग 2-2 मीटर चौड़ा किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से लोग अपनी सवारी के माध्यम से महज 4 घंटे में ही राजधानी पटना पहुंच जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कवायद जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। दरअसल दिसंबर तक बिहार में 4 राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इन 4 नेशनल हाईवे में पटना, बख्तियारपुर, छपरा, गोपालगंज, फारबिसगंज से ICT, जोगबनी सहित किशनगंज शहर में फ्लाईओवर भी शामिल है। इन सभी सड़कों पर आवागमन शुरू हो जाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट काफी हद तक साकार होता दिख रहा है। इन 4 राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने से पटना से पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सारण, गोपालगंज जैसे जिलों के लोग पटना महज 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इन सड़कों से बिहार के बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज और चंपारण क्षेत्रों को अत्यधिक फायदा होगा। इन इलाकों से भी पटना आना जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ये देखना चाहती हूं कि बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हारे, एक बार फिर खेला हो बे। दरअसल बुधवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी की देश में हार होगी। जब ममता बनर्जी ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को उसी तरीके से हार का स्वाद चखेगी जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के वक्त चखा था। ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से कैंपेन बीजेपी ने यहां चलाया था उससे सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन राज्य के लोगों ने उन्हें हरा दिया। बंगाल एक सामुदायिक सद्भावना वाली जगह है। आज बंगाल जो सोचता है वह भारत कल सोचता है। हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। उन्हें उसी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा जैसे बंगाल चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। रैली में उन्होंने कहा कि मैं साल 2024 के चुनाव में पूरे देश में बीजेपी की हार देखना चाहती हूँ, एक बार फिर खेला हो बे।
दोस्तों बात करते हैं कि 64वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 दिनों के अंदर सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली जमुई से बीजेपी सांसद श्रेयसी सिंह का मानना है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रासेल उर्फ राज सड़क से शादी करके कोई गलती नहीं की है। श्रेयसी सिंह और तेजस्वी यादव दोनों स्कूल में बैचमेट रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की शादी के सवाल पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने रासेल उर्फ राज सड़क से शादी करके कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मेरी रासेल से मुलाकात नहीं हुई है, वह तेजस्वी यादव के साथ पड़ी है या फिर नहीं, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा है कि अंतर जातीय या फिर अंतर समुदाय में शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। श्रेयसी सिंह ने चिराग पासवान, कन्हैया कुमार या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शादी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि नो कमेंट। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा है कि बिहार में निशानेबाजी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात हुई है। बिहार में जल्द एक इंटरनेशनल शूटिंग रेंज बनेगा। विधानसभा क्षेत्र जमुई में भी खेल की संभावनाओं को लेकर प्रयास जारी है और जल्द ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। खास तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने समीकरण को तलाश रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जेडीयू की पहली पसंद एनडीए गठबंधन है। केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी ने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। अब बीजेपी को इस पर फैसला लेना है। फिलहाल जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के जवाब का इंतजार कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से मुखर हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह लगातार केंद्र की मोदी सरकार से बिहार को उसका हक देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और आरजेडी को बिहार की बदहाली के लिए दोषी करार दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरव बंसी बजा रहा था। ललन सिंह बिहार के पिछड़ेपन और फिर बदहाली के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया है। जब बिहार के बंटवारे के वक्त बिहार की जनता को बदहाली की आग में जलता छोड़कर नीरव की तरह लालू यादव सत्ता सुख की बंसी बजा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जाँच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत तक 1.5 गुना MSP तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए गए। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ साथ काम करते रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरीके से देश में खेती हुई है, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब पर सबने बहुत बारीकियों से देखा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।